बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के इस लेक्चर में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं नाभिक की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो नाभिक की संरचना को पढ़ने से पहले हम पुराने चैप्टर को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 11, जिसमें हमने क्या पढ़ा? परमाणु की संरचना को पढ़ा। परमाणु की जो हम संरचना पढ़ रहे थे, तब उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े वो थोड़ा सा मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर वो था। जैसे कि हमने वहां पर रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया, उस मॉडल के बारे में हमने वहां पर समझा। रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां थी, जो वे परमाणु को जिस प्रकार समझाना चाह रहे थे उसमें कुछ कमियां रह गई, जिसके कारण नील बोर एक दूसरे अन्य वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस रदरफोर्ड के मॉडल की जो कमियां थी उनको सुधारते हुए एक संशोधित मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे हम कहते हैं नील बोर का परमाणु मॉडल। तो नील बोर के परमाणु मॉडल को पढ़ने के बाद हमने यहाँ पर जो पिछला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 11 यानी कि परमाणु की संरचना, उसमें हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में आपको बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्चुअली होता क्या है, किस प्रकार से स्पेक्ट्रम हम लोग समझ सकते हैं। साथ में हमने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में दो विशेष प्रकार के हमने स्पेक्ट्रम आपको समझाया, और जो कि एग्जाम में जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो हमने बताया आपको, जिसमें था एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। क्या था? एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और दूसरा था आपका अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में हमने बात की, और साथ में हमने आपको बताया कि दोनों ही प्रकार के स्पेक्ट्रम में कुछ प्रकार की श्रेणी दिखाई देती है, यानी कि श्रेणी की रेखाएं दिखाई देती है। वो कौन कौन सी श्रेणी थी वो हमने वहां पर आपको बताया कि एक बामर की श्रेणी इसमें दिखाई देती है। जब एक स्पेक्ट्रम एक प्रकार का दिखाई देता है, इस प्रकार से स्पेक्ट्रम दिखाई देता है हमें, इस प्रकार से हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, तो कुछ श्रेणियां हमें मिलती हैं। ठीक है, तो ये परमाणु का इस प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है। ये आपको चैप्टर नंबर 11 का जब आप वीडियो देखोगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो उस स्पेक्ट्रम में जो है बामर की श्रेणी दिखाई देती है, यानी कि बामर श्रेणी की रेखाएं दिखाई देती है, जिनकी अपनी अलग तरंगदैर्घ्य होती है। इसके अलावा वहां पर लाइमन श्रेणी हमने आपको बताई कि लाइमन श्रेणी बनती है। लाइमन श्रेणी की रेखाएं की तरंगदैर्घ्य क्या होती है और किस प्रकार से वे कहां दिखाई देती है। इसके अलावा हमने वहां पर आपको पार्शियल श्रेणी के बारे में बताया, साथ में हमने आपको ब्रैकेट बताई, ब्रैकेट श्रेणी, और साथ में आपको फुंड श्रेणी के बारे में बताया। तो लगभग 5 प्रकार की श्रेणियां और उनकी तरंगदैर्घ्य वहां पर हमने डिस्कस की, और इन श्रेणियों के ऊपर ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो वहां पर आपको डिटेल में उनके एग्जांपल्स के साथ में समझाए गए हैं, और साथ में टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से वहां पर डिटेल आपको समझाए गए। तो वो टॉपिक्स पढ़ने आपको बहुत जरूरी है। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, यानी कि चैप्टर नंबर 11, अध्याय नंबर 11, परमाणु की संरचना। तो उसी से ही आगे बढ़ते हुए, उसे को इलैबोरेट करते हुए हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 12 पर, जो कि है नाभिक की संरचना। तो नाभिक की संरचना को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि नाभिक शब्द जो है वो किसके दिमाग में आया, सबसे पहले कहां से ये जनरेट हुआ, क्यों इसका अस्तित्व सामने आया हमारे, तो वो समझना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम रुख करते हैं रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड जो कि परमाणु मॉडल के बारे में बहुत सारी रिसर्च में लगे हुए थे, उन्होंने उसी दौरान एक अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया। किसने किया? रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड जो थे उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया, जिसमें हमने आपको उसमें बताया है, जो भी स्टूडेंट नहीं अभी तक देख पाए उस लेक्चर को, यानी कि उस चैप्टर के लेक्चर्स को नहीं देख पाए, वो जरूर देख लें। तो हमने वहां पर क्या बताया कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया था, और उन्होंने उस प्रयोग को करते हुए कुछ अल्फा कणों को एक सोने की पन्नी पर गुजारा, सोने की पन्नी की ओर फेंका अल्फा कणों को। उनमें से बहुत सारे जो अल्फा कण थे वो तो पार कर गए पन्नी को, कुछ पार नहीं करके वापस लौट गए, और कुछ ऐसे भी थे जो आसपास से इधर उधर की दिशाओं में गुजर गए।
तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों सारे के सारे अल्फा कण पन्नी को पार नहीं कर पाए, क्या रीजन था, क्या कारण था? तो उस कारण को आपको पता तो चलेगा वहीं उसी चैप्टर में, बट हम तो आगे का डिस्कस कर रहे हैं, नाभिक के बारे में जानना है। तो रदरफोर्ड जब अल्फा कण प्रकीर्णन का जब प्रयोग कर रहे थे, तो उस प्रयोग के दौरान उन्होंने कुछ निष्कर्ष उन्हें मिले। क्या मिले? कुछ निष्कर्ष उन्हें प्राप्त हुए। उन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने कहा कि कोई परमाणु जो होता है, तो उस परमाणु का समस्त धनावेश, परमाणु का समस्त धनावेश जो पूरा धनावेश है परमाणु का, वो समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान एक छोटे से एक सूक्ष्म क्षेत्र में रहता है, उस सूक्ष्म क्षेत्र में रहता है। यानी कि यदि कोई परमाणु है, तो मैं सपोज करो ये कहता हूं कि ये इस तरह का एक सोने की मैंने पन्नी बता दी, या फिर एक चांदी की पन्नी है। चांदी की पन्नी में मैं कहता हूं कि यहां पर एक छोटा सा क्षेत्र है। क्या है? छोटा सा क्षेत्र है। और भी क्षेत्र हो सकते हैं इसमें छोटे से, ये भी छोटा क्षेत्र हो सकता है, ये भी छोटा क्षेत्र हो सकता है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि जो एक छोटा सा क्षेत्र होता है, यही नाभिक होता है, और ये सारा का सारा धनावेश परमाणु का और समस्त द्रव्यमान इसके अंदर होता है। इसके अंदर होता है, इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा। और ये कैसा होता है? धनावेशित होता है, यानी कि प्लस लगा देता हूं मैं इसके अंदर। इसे ही हम नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही हम नाभिक कहते हैं। और ये नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है। तो रदरफोर्ड ने हमें कहां ले गए? रदरफोर्ड अपने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने क्या बताया कि परमाणु का समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान उसके एक छोटे से क्षेत्र में निहित होता है, और उसे हम नाभिक कहते हैं। अब वो छोटा सा क्षेत्र होता कितना छोटा है, वो थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो क्षेत्र होता है, ये छोटा सा क्षेत्र होता है, इसकी त्रिज्या लगभग 10 की पावर माइनस के 15 मीटर की कोटि की होती है। 10 की पावर माइनस 15 को आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि एक एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूं कि जैसे सपोज करो आप 1/10 क्या होता है, यानी कि 1 को 10 से भाग देना, इसका मान आता है 0.1। यदि मैं 1 को 100 से भाग दूं तो ये कितना आता है? ये आता है 0.01। और यदि मैं 1 को 1000 से भाग दूं तो ये कितना आता है? 0.001। अब आप ये कहेंगे 1/1000 क्या चीज है? तो 1/1000 का मतलब है 1/10 की पावर 3। और 10 की पावर 3 को जब आप ऊपर ले आते हो तो 10 की पावर माइनस के 3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 10 की पावर माइनस के 3 हो जाता है। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर 10 की पावर 15 होता, कितना होता? 10 की पावर 15 होता, तो ये माइनस के 10 की पावर माइनस 15 हो जाता है। और 10 की पावर 15 का मतलब क्या है कि बटे में 1/10, और ये 15 जीरो लगा दो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि इतना छोटा नाभिक होता है। यानी नाभिक की त्रिज्या कितनी है? इतनी छोटी है। आगे बात आपको समझ में? 10 की पावर माइनस 15 कितना है? इतना छोटा नाभिक है, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म, जिसे हम अपनी आंखों से कभी भी नहीं देख सकते। तो ये प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निकाला था कि 10 की पावर माइनस 15 मीटर की कोटि की त्रिज्या का एक नाभिक होता है, और सारा का सारा परमाणु का द्रव्यमान और धनावेश जो होता है वो सारा कहां होता है? इस नाभिक के अंदर होता है। अब परमाणु में नाभिक कभी भी अकेला नहीं होता। परमाणु में नाभिक कभी अकेला नहीं होता। नाभिक के चारों ओर क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं कक्षाओं में। इस प्रकार से कक्षाएं होती हैं, और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। और मैं ये दो आपको इलेक्ट्रॉन्स बनाकर दिखा देता हूं। ये इलेक्ट्रॉन है आपका, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। घूमते हुए जब ये एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं, तो ये ऊर्जा का या तो उत्सर्जन करते हैं, या फिर ऊर्जा को ये अवशोषित करते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कैसा होता है? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी कि E बराबर माइनस के 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम ये आवेश होता है।
और ये ऋणात्मक होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स, यदि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे नाभिक के चारों ओर जो घूम रहे होंगे, तो उनमें इलेक्ट्रॉन का टोटल क्या हो गया, ऋणावेश हो गया। वो टोटल ऋणावेश जो होता है वो इस नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। क्या होता है, धनावेश के बराबर होता है। इसी वजह से ये ऋणावेश और ये धनावेश मिलकर परमाणु को उदासीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, परमाणु को उदासीन बना देते हैं ये। यानी कि परमाणु कैसा होता है, परमाणु पर ना तो धनावेश होता है ना ही ऋणावेश, वो उदासीन होता है। और वो उदासीन इसी वजह से होता है कि इसके चारों जो इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश होता है वो अंदर के धनावेश से निरस्त हो जाता है, जिसकी वजह से परमाणु उदासीन हो जाता है। यदि आप एक चीज देखो, जब आप अपने हाथ में कोई सोने की अंगूठी पहनते हो, उंगली में सोने की अंगूठी पहनते हो, क्या वो आपको करंट मारती है, क्या वो करंट मारेगी? क्या चांदी की अंगूठी पहनो तो क्या वो आपको करंट मारेगी यदि आपने हाथ में पहनी हुई है तो? इसका उत्तर है नहीं, वो करंट नहीं मारती, वो हमें झटका नहीं देती। परंतु यदि एक बिजली का तार, यानी कि एक बिजली का तार, यानी कि लाइव वायर जो होता है उसका, वो लाइव वायर आप जिसे हम फेस बोलते हैं, उस फेस के तार को यदि आप अपनी उस अंगूठी पर लगा दो, सोने की अंगूठी पर लगा दो, और उसको एक तरफ से जो है अंगूठी को पकड़ लो, तो आपको बहुत तगड़ा झटका लगेगा। क्या लगेगा? बहुत तगड़ा झटका लगेगा। उसका कारण यही है कि जब तक उस पे हमने बिजली का कनेक्शन नहीं लगाया, यानी कि उस पे हमने लाइव वायर को नहीं जोड़ा, तब तक वो उदासीन था। क्या था? वो उदासीन थी अंगूठी। वो जो सोने की अंगूठी थी या चांदी की अंगूठी थी वो उदासीन थी, परंतु जैसे ही आपने उस पर तार प्लग जोड़ दिया, उस पर तार जोड़ दिया, फेस का तार जोड़ दिया, तो उसमें एकदम करंट आ जाता है। और करंट आने का कारण वही आता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, और बढ़ने की वजह से उसमें एक धारा प्रवाहित हो जाती है। और वो जो उसका परमाणु होते हैं उसके अंदर, जो अंगूठी के अंदर जो परमाणु होते हैं, अंगूठी भी एक तरह का पदार्थ है, तो अंगूठी के पदार्थ में जो परमाणु होंगे वो अब उदासीन नहीं रह पाता, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो जाता है। यानी कि या तो ऋणावेश ज्यादा हो जाएगा या फिर धनावेश ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऋणावेश ही ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसमें से बहने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको झटका देगा, और वो मतलब माइनर झटका भी हो सकता है, वो बड़ा झटका भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी का तार लगाया उसके अंदर। ठीक है, यदि बैटरी का लगाया है, कम वोल्ट की बैटरी तो कम लगेगा। यदि आपने जो आपकी एसी मेंस आपके घरों में चलती है उसका आपने तार लगाया तो आपको तेज झटका भी लग सकता है। और जबकि यदि आप लकड़ी को लगाओ, लकड़ी के एक सिरे पर आप तार लगाओ, दूसरे सिरे से लकड़ी को पकड़ लो, तो आपको कोई झटका नहीं लगता, क्योंकि लकड़ी जो होती है वो अचालक होती है, चालक नहीं होती है। ठीक है, तो परमाणु कैसे था? उदासीन था, क्योंकि उसके अंदर ऋणावेश था, वो उसके धनावेश से निरस्त हो जाता है। अब बात करते हैं नाभिक। तो हमें पता चल गया नाभिक के अंदर धनावेश होता है और द्रव्यमान भी होता है। ठीक है, परंतु नाभिक के अंदर होता क्या है ऐसा जिसकी वजह से उसमें धनावेश होता है? हमें बाहर का तो पता है कि बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, परंतु जो अंदर धनावेश है, यानी कि इसके अंदर जो धनावेश है वो है किस वजह से, कारण क्या है उसका? और हमने एक चीज और कही कि परमाणु को समस्त धनावेश, समस्त द्रव्यमान भी हमने कहा। तो द्रव्यमान क्या है? समस्त द्रव्यमान है इसके अंदर। क्या है? समस्त धनावेश भी है ना परमाणु का, और समस्त द्रव्यमान भी है। तो जो परमाणु का जो धनावेश है वो होता है प्रोटोनों की वजह से। किसकी वजह से होता है? प्रोटोनों की वजह से होता है। यानी कि धनावेशों का कारण क्या है? नाभिक के अंदर धनावेशों किस कारण से है? प्रोटोनों की वजह से है, क्योंकि प्रोटोन क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। और जो द्रव्यमान है, इसके अंदर जो द्रव्यमान है उसको हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? जो नाभिक का द्रव्यमान होता है उसको हम परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। और उस परमाणु द्रव्यमान को यदि हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? परमाणु द्रव्यमान बराबर न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या। अब आप कहेंगे सर ये न्यूक्लियन क्या है? हम न्यूक्लियन बताओ। तो न्यूक्लियन क्या है? न्यूक्लियन है जो इसके अंदर जो भी इसमें तत्व है, यानी कि जैसे प्रोटॉन है तो प्रोटोनों की संख्या, परंतु प्रोटोन जो होते हैं अकेले नहीं होते अंदर।
अंदर इनके साथ में कुछ और प्रकार के तत्व भी होते हैं जो कि होते हैं न्यूट्रॉन। क्या होते हैं प्रोटॉन के साथ में? न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। यहां पे न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन भी है यानी पी, और न्यूट्रॉन भी है। अब आप पूछेंगे सर प्रोटॉन पर तो धनावेश है, न्यूट्रॉनों पे क्या है? धनावेश है, ऋणावेश है? तो मैं बताऊंगा आपको कि प्रोटोनों पर तो धनावेश होता है, परंतु न्यूट्रॉनों पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है। न्यूट्रॉन का आवेश क्या है? शून्य है। और प्रोटॉन का क्या आवेश है? धनावेश। तो ये क्या हो गया? धनावेशित हमारा हो जाता है। और न्यूक्लियॉन क्या हो गए? न्यूक्लियन हो गए प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या होगी फिर? परमाणु द्रव्यमान, या फिर कह लीजिए द्रव्यमान संख्या क्या हो गई? तो द्रव्यमान संख्या हो गई आपकी प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या हो गई? प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को हम द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान या न्यूक्लियनों की संख्या कहते हैं। आगे बात समझ में आपकी सारी? तो जब हमें नाभिक का पता चले गया कि नाभिक में होता क्या क्या है, तो उसमें हम प्रोटोनों की खोज पर भी विचार करेंगे, साथ में विचार करेंगे हम न्यूट्रॉनों की खोज पर भी। वैसे विचार करने से पहले एक छोटी सी चीज और मैं खास चीज है वो बता देता हूं आपको। जो एक परमाणु होता है, मान लीजिए सपोज परमाणु होता है और एक नाभिक है उसके अंदर, या एक है, दो है, तीन है, जितने भी नाभिक है, तो जो एक नाभिक होता है, जो एक नाभिक होता है वो परमाणु के 10 की पावर माइनस के 4 10 की पावर माइनस 4 से भी कम होता है। कम यानी क्या? नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या जो होती है वो 10 की पावर, परमाणु की त्रिज्या की 10 की पावर माइनस 4 से भी कम होती है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के 10 की पावर माइनस 4 से भी कम होती है। और जो नाभिक का द्रव्यमान होता है, क्या होता है? नाभिक का द्रव्यमान वो परमाणु के द्रव्यमान के 10 की पावर 12 10 की पावर माइनस के 12 गुने के बराबर होता है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के 10 की पावर माइनस 4 से भी कम होती है तथा नाभिक का द्रव्यमान परमाणु के द्रव्यमान के 10 की पावर माइनस गुने के बराबर होता है। यानी परमाणु में जितना द्रव्यमान होगा उसके माइनस के 10 की पावर माइनस के 12 गुने के बराबर होता है। इसका मतलब होता है कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है, जो परमाणु, मान लीजिए परमाणु का अधिकांश भाग जो होगा वो खोखला होता है। अधिकांश भाग क्या होगा? खोखला होगा। यानी कि नाभिक तो जो होगा वो कहीं बीच में होगा। कहां होगा? जैसे मान लीजिए परमाणु है तो नाभिक कहां होगा? कहीं बीच में होगा। और बाकी हिस्सा जो होगा सारा, ये सारा खोखला होता है। क्या होता है? सारा का सारा खोखला होता है। तो अब हम विचार करते हैं प्रोटोनों की खोज के बारे में कि प्रोटॉन क्या होते हैं, कहां से ये शब्द आया, इसे हमने कैसे जाना, किस प्रयोग से हमें ये प्राप्त हुआ प्रोटॉन। प्रोटॉन हमें समझ में आ गया कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है। नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परंतु ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन आते कहां से हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, समझा कैसे गया इसको, वो थोड़ा सा हम इस पर विचार कर लेते हैं। तो बात करते हैं प्रोटॉन की खोज पर। प्रोटॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो इसका सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। तो ये भी रदरफोर्ड से संबंधित है। तो वैज्ञानिक रदरफोर्ड जो थे उन्होंने सन 1919 ईस्वी में हल्के नाभिकों के कृत्रिम विघटन का प्रयास करते हुए जब एक सिलेंडर में हल्के दाब पर भरी नाइट्रोजन गैस से रेडियोएक्टिव से उत्सर्जित अल्फा कणों को गुजारा। तो उन्होंने क्या करा कि एक सिलेंडर में हल्के दाब पर भरी नाइट्रोजन गैस ले ली और उसमें से अल्फा कणों को गुजार दिया। यानी कि नाइट्रोजन गैस सिलेंडर में भरी हुई है और सिलेंडर भरी हुई गैस में नाइट्रोजन गैस जो भरी हुई है उसमें से अल्फा कणों को गुजार दिया। अल्फा कण कहां से मिले थे हमें? रेडियोएक्टिव पदार्थ से मिले थे। रेडियोएक्टिव पदार्थ कौन से होते हैं? यूरेनियम होते हैं, थोरियम होता है। तो इस तरह के कुछ पदार्थ होते हैं जिनसे स्वतः ही अल्फा कण निकलते रहते हैं। क्या निकलते रहते हैं? अल्फा कण निकलते रहते हैं। तो जो अल्फा कण निकलते हैं उनको उन्होंने कहां गुजारा? नाइट्रोजन गैस में गुजार दिया, सिलेंडर भरे हुए। और जब उन्होंने गुजारा तब सिलेंडर के दूसरे ओर सिरे पर लगी चांदी की पतली पन्नी। तो जब ये सिलेंडर में गुजार देते तो सिलेंडर के दूसरी ओर उन्होंने चांदी की पतली पन्नी लगा दी। और चांदी की जब पतली पन्नी लगाई तो उसके बाहर रखे जिंक सल्फाइड के पर्दे पर
और पन्नी के बाहर क्या रख दिया, जिंक सल्फाइड का पर्दा रख दिया। यानी कि सिलेंडर में गैस भरी थी, नाइट्रोजन गैस, उसमें उन्होंने अल्फा कणों को भेजा, उसके एक सिरे पर उन्होंने जो है क्या रख दी, चांदी की पतली पन्नी रख दी, और पन्नी के बाहर की ओर उन्होंने जिंक सल्फाइड का पर्दा रख दिया, स्क्रीन रख दी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रख दी। तो उस पर प्रकाश बिंदु प्राप्त हुए। क्या बिंदु प्राप्त हुए, प्रकाश बिंदु। प्रकाश बिंदु को कहते हैं प्रस्फुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रस्फुर बोलते हैं। प्रकाश बिंदु को प्रस्फुर बोलते हैं। तो ये प्रस्फुर जो थे अल्फा कणों के कारण उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। प्रस्फुर जो थे अल्फा कणों के कारण उत्सर्जित नहीं हो सकते हैं। इसलिए उत्सर्जित नहीं हो सकते हैं क्योंकि अल्फा कण चांदी की पतली पन्नी को पार ही नहीं कर सकते। यानी कि अल्फा कणों में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वे चांदी की पतली पन्नी को पार कर जाएं। ऐसा यहां पर इन्होंने कहा, क्योंकि अल्फा कण चांदी की पतली पन्नी को पार नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये जो प्रस्फुर प्रकाश बिंदु जो प्राप्त हुए ये अल्फा कणों की वजह से नहीं थे। ये किसकी वजह से थे, ये एक नए प्रकार के कण के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी कि जब वे नाइट्रोजन गैस में अल्फा कणों को गुजार रहे थे तो गुजरते हुए कुछ अन्य कण भी पैदा हो गए, कुछ अन्य कण भी उत्पन्न हो गए नाइट्रोजन गैस में गुजरने के बाद। तो जब अल्फा कण गुजरे तो कुछ अन्य प्रकार के कण भी प्राप्त हो गए। तो एक नए प्रकार के कण के कारण उत्पन्न होते हैं ये प्रस्फुर, जिन पर इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर धनावेश होता है। इसका मतलब क्या है कि एक नया कण प्राप्त हुआ जिस पर जो धनावेश है वो इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश के बराबर है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋणावेश होता है उतना ही इस कण पर धनावेश था, क्योंकि वो उन्हें कहां प्राप्त हुए, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर। और जो उनका द्रव्यमान था, उन कण का द्रव्यमान था, वो हाइड्रोजन नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। हाइड्रोजन नाभिक का द्रव्यमान क्या होता है, हाइड्रोजन नाभिक का द्रव्यमान होता है 1H1 हाइड्रोजन नाभिक को कहते हैं। और ये हाइड्रोजन नाभिक का द्रव्यमान है ये 1। ठीक है, ये परमाणु क्रमांक होता है जो नीचे लिखा होता है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ZXA, यानी कि तो परमाणु द्रव्यमान हो गया, और ये नाभिक का परमाणु क्रमांक हो गया। ठीक है, तो उनका द्रव्यमान हाइड्रोजन नाभिक के द्रव्यमान के बराबर है। आवेश कितना था इस नए कण पर, इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर, परंतु ये धनावेशित थे, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। और इनका जो द्रव्यमान था वो हाइड्रोजन नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, हाइड्रोजन नाभिक के द्रव्यमान के बराबर। हाइड्रोजन नाभिक को हम लिखते हैं ऐसे 1H1, तो इसका द्रव्यमान कितना हुआ 1। तो जो प्रोटॉन पर द्रव्यमान होगा उस पर भी 1 ही होगा, यानी कि P1 ही होगा इस पर द्रव्यमान भी। कितना होगा, P1। इसे भी यदि प्रोटॉन को P लिखा जाएगा तो 1 लिखा जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, और इस पर आवेश कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, परंतु ये प्लस हो जाएगा अब यहां पर। बस इलेक्ट्रॉन पर ये माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस लगाते हैं, इस पर हम प्लस लगाएंगे। यहां पर ये लगाकर इस पर हम प्लस लगाएंगे। तो इसकी एक समीकरण दी गई कि जब नाइट्रोजन 7N4 N को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन 7N4 नाइट्रोजन का परमाणु है, ये परमाणु पर जब 2He4 होता है अल्फा कण। अल्फा कण क्या होता है, 2He4, ये है अल्फा कण आपका। तो ये क्या है, अल्फा कण, और ये क्या है, नाइट्रोजन का परमाणु, नाइट्रोजन है ये। तो नाइट्रोजन पर जब हम अल्फा कण डालते हैं तो क्या निकलता है, इससे यहां पर ऑक्सीजन का परमाणु बन गया 8 और 17, ऑक्सीजन का परमाणु बन गया, और साथ में एक 1H1 निकला, यानी कि हाइड्रोजन का क्या निकला, परमाणु निकला, हाइड्रोजन का परमाणु। इस हाइड्रोजन के परमाणु को ये हम प्रोटॉन कहते हैं, 1H1 को ये हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। यही हमारा प्रोटॉन है। इसके अलावा इसमें एक दिया हुआ है, यह द्रव्य का मूल स्थायी कण है। यानी कि द्रव्य मतलब कोई पदार्थ, जैसे सोने की पन्नी कह सकते हो, चांदी की पन्नी कह सकते हो। इसके अलावा अलग जो भी पदार्थ होते हैं, चाहे पानी हो, चाहे वो कुछ और भी क्यों ना पदार्थ हो, तो उनका सबका क्या है, एक मूल स्थायी कण, यानी कि सभी जगह ये होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हर प्रकार के पदार्थ में ये उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, प्रोटॉन उपस्थित होता है। तो तत्व का परमाणु क्रमांक, अब इसमें एक छोटा सा अलग से दे दिया गया है कि तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है वो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। मैंने आपको परमाणु क्रमांक भी बताया था कि ये ZXA में Z क्या होता है, यानी कि 1 क्या है, परमाणु क्रमांक। इस परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है कि नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं वो यहां लिखे जाते हैं। ये परमाणु क्रमांक होता है 1,
यदि नाभिक में 2 प्रोटॉन होंगे तो 2H लिखा जाएगा। जैसे कि 2He4 क्या है, अल्फा कण, तो अल्फा कण में 4 क्या है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या है। परंतु ये 2 है क्या है, परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है, 2 प्रोटॉन, यानी कि हीलियम में H क्या है, हीलियम, हीलियम के परमाणु में 2 प्रोटॉन होते हैं, हीलियम के परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं और उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, 4 होती है। तो इस प्रकार से प्रोटॉन की खोज हुई, जो कि रदरफोर्ड के जो उन्होंने एक प्रयोग किया था सिलेंडर पर, सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस भरी हुई थी और उसमें उन्होंने हीलियम परमाणु अल्फा कण को छोड़ा, तो उससे ये हमारी प्रोटॉन की खोज हुई। तो बच्चों बात करते हैं न्यूट्रॉनों की खोज के ऊपर कि न्यूट्रॉनों की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन का अस्तित्व कैसे पता चला कि न्यूट्रॉन होता है प्रोटॉनों के साथ नाभिक के अंदर। तो जब हमें पता चल चुका था कि अल्फा कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, अल्फा कण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की जब खोज हो चुकी थी, तब भी हमें नाभिक की संरचना जो थी उसके विषय में अपूर्णता थी, यानी कि उसका भी पूर्ण रूप से अभी तक ज्ञान नहीं था, क्योंकि अभी तक हमें क्या पता चल पाया था, हमें पता चल पाया था केवल कि नाभिक में अभी तक प्रोटॉनों की स्थिति हमें क्लियर हुई थी, जो कि रदरफोर्ड के प्रयोग द्वारा हमें पता चला। परंतु अभी भी हम इसके विषय में पूर्ण रूप से अनभिज्ञ थे कि अंदर प्रोटॉन ही होते हैं अकेले या फिर कुछ कोई और तत्व भी है जो वहां पर रहता है। तो जब ये अपूर्णता थी तब उसी समय पर यह देखा गया कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जो होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, वो समस्थानिक कौन कौन से होते हैं, तो होता प्रोटियम जिसे 1H1 यानी कि प्रोटोनियम बोलते हैं, साथ में ड्यूटेरियम 1H2, ट्राइटियम 1H3, ये इनके रासायनिक सूत्र हैं, यानी प्रोटियम का क्या सूत्र है 1H1, ड्यूटेरियम का क्या है 1H2 और ट्राइटियम का क्या है 1H3। अब आप इनमें सब चीजों में देखोगे कि नीचे 1 1 1 तीनों में समान चल रहा है, यानी कि परमाणु क्रमांक है, क्या है परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो जब ये 3 समस्थानिक हमने हाइड्रोजन के ढूंढ लिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हमें प्राप्त हुए, जिसमें एक था प्रोटियम, दूसरा था ड्यूटेरियम, तीसरा था ट्राइटियम, तो उनके नाभिक में एक प्रोटॉन हमें दिखाई दे रहा है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, तो प्रोटॉन क्या है, एक है। परंतु नाभिकों के द्रव्यमानों में अनुपात कितना है, 1:2:3। कैसे, एक तो है इसका, ये रहा, और दूसरा है ड्यूटेरियम का, ये परमाणु द्रव्यमान होता है, और ये 3 किसका है, ये है। तो इनके नाभिकों में द्रव्यमान अनुपात कितना है, इतना। तो ये अनुपात है किस वजह से, यानी कि 3 समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के, जिनका प्रोटॉन तो सब में एक है और द्रव्यमान में फर्क है, जबकि द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी जो परमाणु का द्रव्यमान होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोनों की संख्या। तो न्यूक्लियोनों की संख्या जो बाद में पता चली वो क्या थी, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी कि द्रव्यमान जब है तो केवल ये प्रोटॉन का द्रव्यमान नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटॉन तो इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, जबकि द्रव्यमान में तीनों में अंतर है। तो इसका मतलब जो ये बाकी के 2 थे, ये और ये वाले, इन दोनों के मतलब इन दोनों के नाभिकों में क्या होना चाहिए, कोई अन्य तत्व भी होना चाहिए, यानी कुछ और अन्य तत्व भी होना चाहिए जिसका आवेश 0 हो। तो ऐसा यहां से हमें समझ में आया। आगे बात आई कि जब ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाभिकों में प्रोटॉनों के अतिरिक्त भी कोई उदासीन कण होना चाहिए, उदासीन से मतलब जिस पर आवेश ना हो, जिसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर हो। तो ये हमें यहां से समझ में आया। अब सर जेम्स चैडविक जो थे वो 1932 में वो कुछ प्रयोग किया, उन्होंने क्या प्रयोग किया, उन्होंने बेरिलियम पर, बेरिलियम एक तत्व है, बेरिलियम पर अल्फा कणों की उन्होंने बौछार की और उससे कुछ उदासीन विकिरण उत्सर्जित होता है, ऐसा उन्होंने जाना। सन 1932 में जेम्स चैडविक ने देखा कि जब बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो उससे कुछ उदासीन विकिरण उत्सर्जित होते हैं, यानी कि उन्होंने बेरिलियम के एक तत्व पर अल्फा कणों को डाला और उससे पाया कि कुछ उदासीन कण विकसित होते हैं। जब यह उदासीन विकिरण हीलियम, उदासीन विकिरण हीलियम कार्बन और नाइट्रोजन से हल्के नाभिकों से टकराता है, और जो यहां से विकिरण निकला है उन्हें किस पर डाला गया है, हीलियम पर, कार्बन पर और नाइट्रोजन, ये हल्के नाभिक है।
तो इन पर जब ये डाला जाता है, टकराता है, तो इनसे ये लगभग इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के प्रोटॉन उत्सर्जित करता है। यानी कि जब इन्होंने बेरिलियम पर क्या डाला, अल्फा कण डाले, तो अल्फा कण डालने पर कुछ अन्य प्रकार के जो है तत्व उत्सर्जित हुआ, उदासीन विकिरण उत्सर्जित हुआ। और जब ये उदासीन विकिरण को हमने हीलियम पर डाला, कार्बन पर डाला और नाइट्रोजन पर डाला, तो इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के प्रोटॉन उत्सर्जित हुए, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के प्रोटॉन उत्सर्जित हुए जब उस विकिरण को इन 3 प्रकार के नाभिकों पर डाला। अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो उत्सर्जित हुए, तो जिसने इन्हें उत्सर्जित किया उसकी ऊर्जा कितनी थी। परंतु जब ये प्रयोग चल रहा था उस समय तक हमें केवल एक ही प्रकार के फोटोन के बारे में ज्ञात था, जो था गामा किरण फोटोन। और गामा किरण फोटोन की जो ऊर्जा है वो मात्र 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तब तक हमें पता थी कि जो गामा किरण फोटोन है उनकी ऊर्जा केवल 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो कि प्रयोगों द्वारा हमें पता थी। परंतु इतनी ऊर्जा के प्रोटॉन उत्सर्जित करने के लिए 55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गामा किरण फोटोन चाहिए थे। 55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गामा किरण फोटोन चाहिए थे हमें, जो इतने उत्सर्जित कर सकते हैं, टकराकर इतनी ऊर्जा के प्रोटॉन उत्सर्जित कर सकते हैं। उसके लिए 55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गामा किरण फोटोन की आवश्यकता थी। परंतु उस टाइम तक गामा किरण फोटोन की ऊर्जा केवल हमें इतनी ही प्राप्त थी, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही प्राप्त थी। यानी कि ये कोई और विकिरण है जो प्रोटॉन उत्सर्जित कर रहे हैं जब वे हीलियम, कार्बन और नाइट्रोजन के हल्के नाभिकों से टकरा रहे हैं। तो वे कौन थे? उन विकिरणों को, उदासीन विकिरण जो वे थे, उनको चैंडविक ने न्यूट्रॉन कहा। क्या कहा? उन उदासीन विकिरणों को उन्होंने न्यूट्रॉन कहा, और न्यूट्रॉन को 0 और 1 से प्रदर्शित करते हैं। आगे बात समझ में? यानी कि जब बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार की जाती है, तो बेरिलियम का परमाणु ये रहा, बेरिलियम का नाभिक 2He4 यानी कि अल्फा कण, ये बेरिलियम है, ये अल्फा कण है। जब इस अल्फा कण डाला जाता है बेरिलियम पर, तो 6C12 यानी कि कार्बन निकलता है, और कार्बन के साथ में एक न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होता है। और न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन की तरह द्रव्य का मूल कण है, क्योंकि द्रव्य के अंदर यानी कि किसी पदार्थ के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी होता है, इसलिए ये इसका एक मूल कण है। तो ये तो होना ही होना है, कोई भी पदार्थ होगा उसके अंदर न्यूट्रॉन भी जरूर होगा यदि प्रोटॉन है तो। ठीक है, तो जिसका परमाणु क्रमांक 0 होता है, ये परमाणु क्रमांक देखो 0 है इसका, यानी कि न्यूट्रॉन के अंदर प्रोटॉन नहीं हो सकते, तो ये परमाणु क्रमांक 0, परंतु द्रव्यमान संख्या 1 होती है, जो कि प्रोटॉन की भी द्रव्यमान संख्या 1 ही होती है। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 1 होती है। तो इस प्रकार न्यूट्रॉन की खोज हुई और न्यूट्रॉन का अस्तित्व हमें समझ में आया। अब इसके बाद हम नाभिक के बारे में, जैसे हम अभी लेक्चर की शुरुआत में हमने चर्चा की थी नाभिक के बारे में, कि नाभिक का पता हमें रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन से पता चला। तो अब हम डिस्कस करेंगे नाभिक की आकृति के बारे में, आकार के बारे में और उसके घनत्व के बारे में। तो बच्चों अब हम चर्चा करते हैं नाभिक के आकार, आकृति और उसके घनत्व की। हमें प्रयोगों द्वारा प्राप्त हुआ कि नाभिक का जो आयतन होता है, क्या होता है? नाभिक का आयतन, उसे हम ऐसे कह सकते हैं 4/3πr³, क्योंकि नाभिक को गोल माना जाता है। ठीक है, नाभिक को क्या माना जाता है? गोल माना जाता है। तो गोल यानी कि गोले की त्रिज्या क्या होगी? गोले की त्रिज्या हमने r ले ली, यहां पर गोले की त्रिज्या क्या ले ली, यानी कि नाभिक की त्रिज्या हमने r ले ली। तो नाभिक का आयतन जो होता है उसकी द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, इसे बोलते हैं हम आयतन, जिसे हम v भी कह सकते हैं। तो v बराबर 4/3πr³ जो होता है वो द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या जो होती है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। यदि हम यहां से पावर 3 हटा दें तो ये कहां चला जाएगा? a की पावर 1/3, और 4/3 भी कहां चला गया? ये भी अनुक्रमानुपाती के अंदर ये लुप्त हो गया है। तो r क्या हो गया? r जो हो गया, त्रिज्या जो हो गई
वो नाभिक की त्रिज्या जो होगी क्या होगी, द्रव्यमान संख्या की 1/3 घात के अनुक्रमानुपाती हो गई। यदि आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो ये आ जाएगा आपका r बराबर r0 a की पावर 1/3। r बराबर r0 a की पावर 1/3 आ जाता है। r0 क्या है, यहाँ पे r0 को हम कहते हैं अनुभाविक नियतांक, यानी कि इंग्लिश में इसे बोलेंगे एम्पिरिकल कांस्टेंट। एम्पिरिकल कांस्टेंट हम इसे बोलते हैं, और इसका जो मान होता है वो होता है 1.2 10 की पावर -15 मीटर। क्या होता है, 1.2 10 की पावर -15 मीटर इसका जो होता है r0 का मान होता है। और ये क्या है, एक नियतांक है, जो कि जब हमने अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाया तब ये नियतांक आ जाता है इस सूत्र के अंदर। तब ये क्या हो गया, इसका मान हो गया। और 10 की पावर -15 मीटर को हम बोलते हैं फर्मी। क्या बोलते हैं, इसे फर्मी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एक फर्मी है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, यहां पे r रख दो, r बराबर 1.2 a की पावर 1/3 फर्मी। ये हमारा एक सूत्र बन जाता है त्रिज्या का। तो यानी कि किसी भी नाभिक की त्रिज्या को इस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। यदि प्रश्न दे दिया जाता है एग्जाम में कि कोई जो है वो आपका थोरियम का नाभिक है, तो थोरियम की वहां पर हमें परमाणु संख्या यदि दी जाती है तो इस सूत्र को रकम थोरियम की जो नाभिक, थोरियम का जो नाभिक है उसकी हम त्रिज्या निकाल सकते हैं सूत्र के द्वारा। ठीक है। यदि मान लीजिए दे दिया जाता है कि सोने का जो द्रव्यमान संख्या है वो कुछ है, मान लीजिए 180 है, 179 है, कुछ भी है, तो यहाँ पर a का मान रखकर हम इस सूत्र से जो आपकी सोना है, सोने की हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या, सोने के नाभिक की त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। तो ये सूत्र हमारे यहाँ पर काम कर जाता है। तो यहाँ पर केवल a के मान चेंज होते हैं, यानी कि अलग अलग नाभिकों की अलग अलग त्रिज्याएं होंगी, क्योंकि नाभिकों की द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होंगी। किसी भी तत्व के नाभिक को गोल ही माना जाता है। क्या माना जाता है, गोल माना जाता है। ये कहा जाता है कि नाभिक जो होते हैं, यानी कि किसी भी तत्व का नाभिक जो होगा वो लगभग गोल होता है। कुछ जो भारी नाभिक होती हैं, जैसे कुछ भारी तत्व होते हैं, उनके नाभिक जो होते हैं वो दीर्घाक्ष गोलाभ होते हैं। कैसे होते हैं, दीर्घाक्ष गोलाभ, यानी कि जो भारी नाभिक होते हैं वो दीर्घाक्ष गोलाभ होते हैं, यानी कि थोड़े से गोल से थोड़े से अलग हो जाते हैं, इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, एक तो गोल हो गया इस तरह से और एक गोल इस तरह से फैल जाते हैं वे, तो परंतु उनका विरूपण जो होता है वो इतना कम होता है कि वो भी लगभग गोल ही माने जाते हैं। ठीक है, वो भी लगभग गोल ही माने जाते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी घनत्व की। किसकी बात करते हैं, घनत्व की। नाभिक का घनत्व क्या होता है, नाभिक का घनत्व। तो आकार जान लिया हमने, आकार के लिए हम नाभिक का क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे सूत्र से। आकृति मैंने बता दी कैसे होती है, गोल होती है। अब हम बात करते हैं नाभिक के घनत्व की। तो नाभिक के घनत्व के लिए एक सूत्र जो कि उत्पन्न किया गया है उसे आप याद कर लेना। कोई भी इस सूत्र को आपको निकलवा कर नहीं पूछेगा कि इसको सिद्ध कीजिए सूत्र को। आपको केवल सूत्र दिया जाएगा, मतलब आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको सूत्र रखना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो ρ = 3m/4 πr0 की पावर 3। ये आपका घनत्व निकालने का सूत्र होता है। नाभिक का घनत्व आप इस सूत्र से निकालोगे, जहां पर m क्या है, m बराबर है प्रति न्यूक्लियन औसत द्रव्यमान। प्रति न्यूक्लियन औसत द्रव्यमान। न्यूक्लियन से मतलब न्यूक्लियन होते हैं नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। तो उनमें से एक न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन का औसत द्रव्यमान है ये। और ये लगभग जो होता है प्रत्येक नाभिक के लिए, यानी कि लगभग सभी नाभिकों के लिए सेम होता है। और वो कितना होगा, 1.67 10 की पावर -27 किलोग्राम ये होता है। r0 आपको पता चली गया, r0 क्या होता है, ये रख दिया तुमने r0 1.2 10 की पावर -15 मीटर। ये आपका r0 हो गया। जब आप r और r0 के मान यहां पर रख दोगे, m का मान और r0 का मान, पाई का मान 22/7 होता है,
तो जब आप मान रख दोगे तो रो कितना निकल आएगा, रो आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आपका रो निकल कर आ जाएगा, यानी कि नाभिक का घनत्व ये निकल कर आ जाता है, जो लगभग सभी नाभिकों के लिए समान होता है। ये जो कुछ डिफर करता है, यानी कि कुछ इसमें अंतर होता है, वो जल के नाभिक का जो घनत्व होता है, जल के नाभिक का जो घनत्व होता है वो होता है 1 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। जल के जो नाभिक का घनत्व होता है वो इतना होता है, परंतु अन्य नाभिकों का जो घनत्व होता है, अन्य जो नाभिक होते हैं, अन्य तत्वों के जो नाभिक होते हैं, उनका घनत्व ये होता है। यानी कि इसमें और इसमें यदि हम अंतर करें तो ये जो अन्य नाभिकों का जो घनत्व होता है वो इसका, यानी कि जल के नाभिक के घनत्व का लगभग 10 से 14 या 10 की पावर 15 गुना होता है। केवल जल से ही ये डिफर करता है, यानी कि जल का अलग होता है, अपना अलग होता है जल का, ठीक है। तो जल के नाभिक का जो घनत्व होता है वो इतना होता है, जबकि अन्य नाभिकों का घनत्व लगभग इतना ही होता है, चाहे वो सोना ही क्यों ना हो, चाहे वो चांदी का ही नाभिक क्यों ना हो, चाहे वो पीतल का ही नाभिक क्यों ना हो, ठीक है, या फिर किसी और अन्य तत्व का नाभिक क्यों ना हो, तो उनका लगभग घनत्व इतना ही निकल आता है। परंतु जल से ये थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। जल और इसके जल के नाभिक के घनत्व और इसके नाभिक के घनत्व की तुलना हम करें, दूसरा अन्य नाभिकों के घनत्व की तुलना हम करें, तो जो अन्य नाभिकों का घनत्व होगा वो जल के नाभिक के घनत्व का लगभग 10 की पावर 14 या 10 की पावर 15 गुना होगा। ठीक है, क्लियर है आपको सबको? जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जो कि अभी बताया था आपको कि नाभिक का घनत्व कैसे निकलता है, जो उसका फॉर्मूला हमने बताया था क्या, रो इक्वल टू 3m अपॉन 4 पाई r0 की पावर 3, ये हमने आपको भी सूत्र बताया था। तो इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल है, यानी कि अंकित उदाहरण है, वो क्या है कि लोहे के नाभिक का द्रव्यमान। तो लोहा का एक तत्व का नाभिक जो है उसका द्रव्यमान कितना है, 55.85 U, ठीक है, एवं उसका द्रव्यमान संख्या क्या है, 56 है। तो उसका नाभिकीय घनत्व ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो हमें ये दिया हुआ है नाभिक का द्रव्यमान, ये कैपिटल M दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कैपिटल M। ये नाभिक का द्रव्यमान को हम कैपिटल M से लिखते हैं, जबकि अब स्मॉल m जो है हमारा वो प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान है, यानी कि एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान। एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान से मतलब क्या है कि m बराबर जो होगा m/a होगा, यानी कि m क्या है, पूरे नाभिक का द्रव्यमान। जो पूरे नाभिक के द्रव्यमान को जब a से भाग कर देंगे, यानी कि उसकी द्रव्यमान संख्या से भाग कर देंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहां पर सूत्र में हम क्या रखते हैं, इसका मतलब कि रो बराबर 3m अपॉन 4 पाई AR03, ये हमारा सूत्र बन जाता है इससे। अब हमें नाभिक का द्रव्यमान कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, m बराबर कितना दे दिया, 55.85 U। U एक प्रकार का मात्रक होता है, जो कि नाभिक की, जब भी नाभिक की बात आएगी तब U का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक मात्रक होता है। तो इस मात्रक का जो मान होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। इसका मान होता है लगभग इतना। ठीक है, तो यदि मैं इसे यहां रख देता हूं, इसमें गुणा कर देता हूं 55.85 और u की गुणा कर देता हूं, यानी कि 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 से गुणा कर देता हूं इसकी, तो इसका मान जो आ जाता है वो लगभग आ जाएगा आपका, तो इसका मान आ जाता है 9.26 इंटू 10 की पावर माइनस के 26 किलोग्राम, यानी कि m कितना आ गया, इतना आ जाएगा। ठीक है, इस सूत्र में रख दो जरा मान, तो रो निकालेंगे हम, घनत्व निकालेंगे नाभिक का, तो 3m, m की जगह हमने वाला मान रख दिया 9.26 10 की पावर माइनस के 26 बटा 4 पाई का मान या तो 22/7 रख दो या फिर रख दो 3.14, ये पाई का मान होता है, जो स्टैंडर्ड मान होता है इसका। ठीक है, और a का मान हमने क्या रख दिया, 56, और आपका R0 मैंने आपको पहले बताया था अभी कि 1 गुणा 1.2 10 की पावर माइनस के 15 ये मीटर होता है। और जब आप इसको भाग करोगे
तो आपका आ जाएगा 2.29 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर की पावर 3। तो इस प्रकार से किसी भी नाभिक का हम घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। जो मैंने आपका भी जब नाभिक का घनत्व आपको पढ़ाया था थोड़ा अभी कुछ ही सेकंड पहले, तब उसमें मैंने आपको बताया था कि 2.3 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लगभग प्रत्येक नाभिक का जो है घनत्व होता है। तो बच्चों आज का लेक्चर आपको हमारा कैसा लगा? उम्मीद है कि जो भी चीज हमने आपको पढ़ाई है वो सारी आपको समझ में आ गई होगी। और यदि कुछ भी आपको प्रॉब्लम आई है तो वो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में, यानी कि जब ये वीडियो चलेगी तो उसके कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर दें कि इसमें ये आपको प्रॉब्लम अभी है। तो हम प्रयास करेंगे अगले किसी टॉपिक में या फिर किसी और तरह से हम आपको वो चीज उपलब्ध कराएंगे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सो होप यू एंजॉयड आवर वीडियो। यदि आप एंजॉय कर रहे हैं हमारा वीडियो तो देन लाइक सब्सक्राइब जरूर करें हमारे वीडियो को, और साथ में शेयर जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, उसे दबाना ना भूलें, क्योंकि उसे दबाने से ही आपके पास हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली पहुंच पाते हैं। सो डोंट मिस इट एंड वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। So join with us. Thank you.